वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 43 लेक्चर है। सो हाउ कैन वी डू इट। सो बिहेवियर जो है वो अगर उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, यानी कि उसको करने के बाद किसी भी खास बिहेवियर के बाद रिवार्ड मिलेगा, तो वो बिहेवियर रिपीट होगा, बार बार करेगा वो शख्स उस बिहेवियर को। लेकिन अगर किसी बिहेवियर के बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनके रिवार्ड नहीं मिलेगा या पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, तो फिर वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। सो परफॉर्मेंस मैनेज की जाती है ताकि हाई परफॉर्मेंस को अचीव किया जाए। और सबसे पहले जो है वो नीड डिफाइन की जाती है। सो यू विल डिफाइन नीड, आई नीड दिस टाइप ऑफ पीपल। सो डिफाइन करेंगे नीड के इस तरह के लोगों की मुझे ज़रूरत है। तो रोल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, पर्पस होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, की अकाउंटेबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ होगी, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार होंगे, और एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज यानी बिहेवियर की भी कुछ काबिलियत होनी चाहिए। उसके बाद फिर हायरिंग की जाती है। हायरिंग में रिक्रूट की जाती है, रिक्रूटमेंट यानी अट्रैक्ट किया जाता है। इंटरव्यू किया जाता है बिहेवियरल क्वेश्चंस पे, क्योंकि बिहेवियर भी मैटर करता है। असेसमेंट की जाती है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं एंड दी ऑफर दी जाती है लिख कर। सो फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में लर्निंग सारी बातें कराई जाती है जो कुछ ज़रूरी होती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स भी होते हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, जहाँ पे काम करना है जारी बात है वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। और कंटिन्यूस लर्निंग, आज के दौर में तो कंटिन्यूस लर्निंग है। सो लर्निंग एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर, अब जहाँ लर्निंग होती है तो वहाँ हाई परफॉर्मेंस होती है। सो अनसर्टेनिटी हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की, यानी कि क्या होता है कि टुमारो आपसे ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो ये प्रेशर जो है क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी। सो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि वहाँ पे लर्निंग होती है। एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग करती है, सीखती है, वहाँ कुछ ऐसा होता है। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर होता है कि जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है, लेबर वगैरह को अहमियत दी जाती है, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल है, उसको अहमियत दी जाती है। और वहाँ लर्निंग को जो है जाहिर बात है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के ऊपर। परफॉर्मेंस लर्निंग के जरिए ही बढ़ती है। सो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अब इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके पास, यानी स्पेसिफिक हो। जैसे 3 GP लेनी है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक खास ऑब्जेक्टिव है कि बस 3 GP लेनी है, तो स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद फिर मेजरेबल हो, नाप सके उसको नंबर के अंदर, अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि अचीव ही ना किया जा सके, रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक ना हो, टाइम बेस्ड हो यानी टाइम बाउंड, और जो है स्टैंडर्ड कनेक्ट हो रोल डिस्क्रिप्शन से। सो मेजरिंग परफॉर्मेंस में 360 फीडबैक होना चाहिए, यानी हर एक स्टेक होल्डर से होना चाहिए। क्वालिटी की इवेल्युएशन हो, उसकी एग्जामिनेशन हो, और इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर सर्वे हो, और ऑब्जर्वेशन करें, और सेल्फ असेसमेंट हो, यानी कि खुद से असेसमेंट हो। और रिमेंबर, इस बात को याद रखें कि स्मार्ट हो अपनी इवेल्यूशन के अंदर। सो परफॉर्मेंस रिव्यू में डे टू डे मैनेजमेंट होती है, डे टू डे भी हो सकती है। सो एन ओपन ऑनगोइंग कन्वर्सेशन, एक ऐसी कन्वर्सेशन जो ओपन हो, ऑनगोइंग हो, टाइमली एक्नॉलेजमेंट हो, यानी एडमिट हो, एक्सेप्ट हो गुड वर्क की या फिर परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज की। बी अवेलेबल रहे, ऑब्जर्व करें रिपोर्ट को, इनरोल में बी ओपन टू लर्निंग इन शेयरिंग, लर्न करने के लिए और शेयर करने के लिए ओपन रहे, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो। सो फॉर्मल रिव्यूज़ में सेट करें आप जो है वो एक स्केड्यूल, और उसको अच्छी तरह थॉरोली फॉलो करें, और कंसिस्टेंट हो, कंसिडर करें होल टाइम हॉराइजन को, स्पेसिफिक रहें। टूल्स जो यूज़ होंगे वो रोल डिस्क्रिप्शन होगा, सेल्फ असेसमेंट और सुपरवाइजरी असेसमेंट, और फिर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हो। सो नाउ दी परफॉर्मेंस कन्वर्जेशन। सो इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना, स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना, जो भी आउटकम्स आए, जो भी जाहिर बात है रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें सक्सेस और चैलेंजेस वगैरह हैं। एक्नॉलेजमेंट है, रिन्यू करना कमिटमेंट को, और सेट करना नए ऑब्जेक्टिव्स को। इसके अलावा प्रिपरेशन करना, इनके दोनों पार्टीज को अलाउ करना एक एनफ टाइम प्रिपेयर करने के लिए, रिफ्लेक्ट के लिए, कंसिडर करना एक फुल इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू मेकिंग एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन से पहले। और डॉक्यूमेंट तो जाहिर बात है किया जाएगा। एम्प्लॉय से टॉक करना प्राइवेटली, और नथिंग टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, यानी कि फैक्ट फिगर के ऊपर बात करना। एंड लिसन सुनना जो वो बोल रहा है एम्प्लॉय, और एक्विजिशन या लेबलिंग ना करना कि तुमने ये किया तो ऐसा हो रहा है, और ये इस तरह ना करना। इशू और बिहेवियर के ऊपर फोकस करना, ना कि पर्सन के ऊपर। और कोज जो है डिटरमाइन करना बिहेवियर का कि कोज क्या है।
सो कोचिंग, अब कोचिंग में क्या होता है कि मॉनिटर की मेक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज क्लियर। जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या क्या प्रायोरिटीज है, उनको क्लियर किया जाए। मदद की जाए एम्प्लॉयज़ की कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उनको नए स्किल्स सिखाए जाए, प्रमोट की जाए ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो जारी बातें हो हर स्टेज के ऊपर, क्योंकि आजकल जो है वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, और एक ऑन गोइंग पॉजिटिव रिकग्निशन हो, और इसके अलावा होल्ड एम्प्लॉय अकाउंटेबल, यानी अकाउंटेबिलिटी हो, कोई भी मिस्टेक अगर है तो उसके लिए अकाउंटेबल हो। सो काउंसलिंग के अंदर जो असल प्रॉब्लम है उसको सुना जाए, डेवलप किया जाए एक प्लान ताकि प्रॉब्लम को सही किया जा सके। हेल्प द पर्सन कंसिडर ऑप्शन, यानी इससे क्या होगा, उसका मोरल हाई होगा, और रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको रिवार्ड किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, यानी कि शाबाशी दी जाए। इससे क्या होगा कि वो उसका मोरल हाई होगा। अब हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें कॉमन नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो जाहिर बात है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाती है, बाकी अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत से बिजनेस इसी वजह से भी फेल होते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉय की कदर नहीं की जाती, अप्रिशिएट नहीं किया जाता अच्छे एम्प्लॉयज़ को। और फिर जॉब एनलाइटमेंट करना, एनरिचमेंट करना, इजाफा करना उसके काम में, इससे भी उसको लगता है कि मेरा काम अच्छा जा रहा है, और प्रोजेक्ट असाइन करना उसको, और एडवांसमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट। अब ये तमाम चीज़ें जारी बात है इन्वेस्टमेंट है, कंपनसेशन या ट्रेनिंग जो दी जा रही है एम्प्लॉय को, ये तमाम चीज़ें एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है, आगे चल के इसी का फ़ायदा कंपनी को होना है। सो करेक्टिंग पुअर परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस खराब है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करें स्पेसिफिक होकर, जैसे कि यू डिड नॉट अचीव 3 GPA, 3 GPA आपने अचीव नहीं किया, ये स्पेसिफिक हो गया इंसान। डिस्क्राइब करें इम्पैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस का किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कोवर्कर के ऊपर, डिविजन्स के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, मोरल के ऊपर, इन सब चीज़ों पे यानी क्या असर पड़ेगा परफॉर्मेंस का, और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको, और स्मार्ट यूज़ करें, और एम्प्लॉय को इस बात को मेक श्योर करें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नताइज होंगे अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई। अब एक बार तो ख़राब हो गई परफॉर्मेंस, लेकिन अब अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई तो उसके क्या नताइज आ सकते हैं। जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, या डिमोशन की जाएगी, या फिर जुर्माना वो देना पड़ेगा, जिसे कहना चाहिए एक तरह से जुर्माना के लिए, या मतलब उसका जो भी एक नुकसान उसने किया है तो उसके बदले उसको जो देना पड़े। और उसके बाद फिर स्टैब्लिश किया जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आस्क फॉर कमिटमेंट। अब ये कहा जाएगा कमिटमेंट की ज़रूरत है फ्रॉम हिम हर, एंड व्हाट इज़ अवर कमिटमेंट फ्रॉम यू, यानी कि क्या कमिटमेंट है हमारी तुमसे। सो इन्वॉल्व करें एम्प्लॉय को जहाँ पॉसिबल हो सके एक्शन प्लान के अंदर, और जाहिर बात है उसको बताएं ये एक्शन प्लान है तुम्हारा, और हम मॉनिटर भी करेंगे और मदद भी करेंगे तुम्हारी, और फिर उसके अलावा ऑफर करें हेल्प और सपोर्ट, और डॉक्यूमेंट तो सारी बातें करना है हर चीज़ का। सो इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट, यानी क्या इन्वेस्टमेंट करना का कोई फ़ायदा है, बिल्कुल है। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, इक्विटेबल होता है, अर्ली इंटरवेंशन होती है, बेटर मोरल होता है, सुपरवाइजरी बेनिफिट्स होते हैं, एक्नॉलेज गुड वर्क, यानी एडमिट करना, निप द प्रॉब्लम इन दी बड, यानी कि प्रॉब्लम को उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए, टीम बिल्डिंग की जाए, रिटेंशन की जाए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो, इंडिविजुअल्स कोलीग्स नो दैट दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, इंडिविजुअल और कोलीग हैं उनको पता चले कि वो अकाउंटेबल होंगे और वो वैल्यूएबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो शिफ्ट्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्या क्या शिफ्ट्स आते हैं। पास्ट में पहले के दौर में क्या होता था, सिर्फ अप्रेजल होता था। अप्रेजल का मतलब ये कि जारी बात है सिर्फ एक जायज़ा ले लिया जाता था कि ऐसी परफॉर्मेंस है। अब जो है वो प्लान किया जाता है, फोकस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। पहले बैकवर्ड लुकिंग होता था कि बस ये हो गया है, अब फॉरवर्ड लुकिंग थे किस तरीके से इसको सही किया जाएगा। सुपरविजन ड्रिवन होता था पहले, अब है एम्प्लॉय इनिशिएटेड या मैनेज। पहले सिर्फ साल में एक मरतबा होता था, अब 2 मरतबा से भी ज़्यादा होता है और ऑन गोइंग है। पहले टास्क होता था जॉब डिस्क्रिप्शन, अब जो है वो रिजल्ट्स हैं, आउटकम है जो लिंक्ड है बिजनेस गोल से। पहले मिनिमल पर्सनल डेवलपमेंट थी, अब जो है वो लर्निंग इन कॉम्पिटेंसीज भी है, लर्निंग हो रही है अब तो। सो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सपोर्ट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स ताकि वो सपोर्ट करें अलाइनमेंट और रिजल्ट को। अलाइनमेंट से मुराद यही कि एक तरह की ट्यूनिंग समझ लें, अरेंज करना है स्ट्रेट लाइन में। सो कंसिस्टेंस जो ईपीएम होती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इससे डिक्रीज होती है वर्क प्लेस स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है काम की जगह का वो भी कम होती है, और अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल। और ईपीएम हेल्प करती है कंट्रीब्यूट करने के लिए सेटिस्फेक्शन को भी और कमिटमेंट को भी। और ईपीएम से क्या होता है कि
पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी एनहेंस होती है, उसमें इजाफा होता है। सो फाइनल थॉट्स, अब ये कोटेशन है डॉक्टर इयन मैकडोनाल्ड का। इनका कहना है कि इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज टू बिकम अ सोशल एंटिटी, अगर लोगों का एक ग्रुप जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और वो आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उनको लाजमी जो है वो एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, उनको करेज शो करनी चाहिए, उनको एक दूसरे को फेयर ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिग्निटी और लव हो, एंड बी ऑनेस्ट विद वन अनदर, यानी कि ईमानदारी हो एक दूसरे के साथ। सो एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल, अब ये जो एचआर मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी मॉडल है, इसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है एचआर की, और फिर रिवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें अट्रैक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, इंगेज किया जाता है, डेवलप किया जाता है, रिटेन किया जाता है, और फिर उसी से जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हासिल किए जाते हैं। सो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो जेरेमाई मैन का कहना है कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं गोइंग ग्लोबल इन अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, वो मैटर ऑफ सर्वाइवल के लिए ग्लोबल जाती हैं, एंड इट्स मीन रेडिकली चेंजिंग द वे दे वर्क। और जाहिर बात है अब जब ग्लोबल जाती हैं वो कंपनी, और जाना भी उनको पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाहिर बात है एक चेंज आता है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।